हेलो बच्चों, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब जैसा मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, अपने मोबाइल फोन्स को या टैबलेट को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख दो, ईयरफोन को कान में लगा लो और पेन और पेपर लेकर आराम से और तसल्ली से पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो किसकी बात कर रहे थे हम लोग? नर जनन तंत्र की, है ना बच्चों? कल हम किसकी बात कर रहे थे? नर जनन तंत्र की बात कर रहे थे। और नर जनन तंत्र में हमने किसकी बात की थी कल आखिरी में? शुक्र जनन नलिकाओं की। किसकी बात की थी बच्चों? शुक्र जनन नलिकाओं की बात की थी अपन ने। ठीक है, और अपन ने क्या देखा था बच्चों कि शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर, ठीक है, शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर दो कोशिकाएं पाई जाती थी। कौन सी पाई जाती थी बच्चों? दो शुक्र जनन के भीतर नलिका में हमने देखा था, एक तो नर जनन कोशिका पाई जाती थी और दूसरी कौन सी कोशिका पाई जाती थी? सरटोली कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, तो कल आखिरी में हमने किसकी बात की थी? शुक्र जनन नलिकाओं की। और शुक्र जनन नलिकाओं में अपन ने देखा था ये दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी? नर जनन कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है, और सरटोली कोशिकाएं जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। सही बात है, ये अपन ने देख लिया था। दोनों द्विगुणित कोशिकाएं हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों। अब ध्यान देना है आज, अब आपको ध्यान में रखना है कि शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे, शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर तो ये दो कोशिकाएं थी। अब शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर, ठीक है, क्या देख रहा हूं? ध्यान देंगे बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं अब कि ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? अंतराली क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्या ध्यान में रखना है? शुक्र जनन नलिकाओं, शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर की ओर क्या पाया जाता है? अंतराली क्षेत्र। और इस अंतराली क्षेत्र में आपको कौन सी कोशिकाएं मिलती हैं बच्चों? लेडिक कोशिकाएं, या जिसे हम कहते हैं अंतराली कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, इनका गुणन स्तर भी द्विगुणित या 2n होता है। तो सुन लो, हां साक्षी जी, सरटोली कोशिकाओं को ही नर्स कोशिकाएं कहते हैं। कल मैंने बताया था जो भी कोशिकाएं पोषण प्रदान करेंगी वही नर्स कोशिकाएं होंगी। सरटोली कोशिकाओं को ही नर्स कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, किसकी बात हो रही है बच्चों? शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर। सुन लो, शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर क्या पाया जाता है? अंतराली क्षेत्र। अंतराली क्षेत्र को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस क्षेत्र में आपको कौन सी कोशिकाएं मिलेंगी बच्चों? लेडिक कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं। सही बात। अब ये जो लेडिक कोशिकाएं हैं या अंतराली कोशिकाएं हैं, यही क्या करती हैं? नर लैंगिक हार्मोन का स्त्रावन करती हैं। और नर लैंगिक हार्मोन को हम क्या कहते हैं? एंड्रोजन। सही बच्चों, तो किसकी कोशिकाओं की बात कर रहा हूं मैं? लेडिक कोशिकाओं। ठीक है, लेडिक कोशिकाओं को हम और किस नाम से जानते हैं? अंतराली कोशिकाएं, या इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये भी कोशिकाएं कैसी होंगी बच्चों? द्विगुणित। और ये किसका स्त्रावन करेंगी बच्चों? ये बिल्कुल किसका स्त्रावन करती हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब है कि ये नर लैंगिक हार्मोन है। और एंड्रोजन का उदाहरण जो है वो उदाहरण होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है बच्चों, तो क्या ध्यान में रखेंगे? वापस सुन लो, वापस सुन लो।
हम बात कर रहे हैं शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर। शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर तो 2 कोशिकाएं थी, मैंने बता दी। अब शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर, शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? अंतराली क्षेत्र। इस अंतराली क्षेत्र में कौन सी कोशिकाएं मिलेंगी? लेडिक कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं? कैसा है? ये द्विगुणित कोशिकाएं हैं और किसका स्त्रावन करेंगी बच्चों? नर लैंगिक हार्मोन। एंड्रो का मतलब ही क्या होता है? पुरुष, है ना बच्चों? एंड्रो का मतलब होता है पुरुष। अंजलि जी बेटा सब द्विगुणित होती हैं, किसने कहा? जब हम अर्धसूत्री विभाजन करेंगे अंजलि जी तब वो अगुणित होंगी। जब तक उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ सब कोशिकाएं द्विगुणित या 2n होंगी। ठीक है। अब तो नर लैंगिक हार्मोन को क्या कहते हैं बच्चों? एंड्रोजन। एंड्रो का मतलब ही होता है नर या पुरुष। तो नर लैंगिक हार्मोन को क्या कहते हैं? एंड्रोजन। और एंड्रोजन का सबसे प्रमुख उदाहरण, एंड्रोजन का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। तो एंड्रोजन नर लैंगिक हार्मोन के वर्ग या क्लास को कहते हैं और एंड्रोजन का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है बच्चों, ये टेस्टोस्टेरॉन स्टेरॉइड हार्मोन होता है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन कैसा है? नर लैंगिक हार्मोन है यानी स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर है। लेडी कोशिकाएं किस भाग में पाई जाएंगी? शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर पाई जाएंगी। द्विगुणित कोशिकाएं होंगी और किसका स्त्रावन करेंगी बच्चों? नर लैंगिक हार्मोन एंड्रोजन का स्त्रावन करेंगी, जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाओ आगे। अब देखो ये मेरे पास किसका मैंने डायग्राम बना के हैं बच्चों? ये जो अपन ने कल वृषण या टेस्टिस का डायग्राम है ये यहां पर मैंने बना रखा है। ठीक है, अब आसानी से समझ आ जाएगा। कल मैंने चित्र बनाया था, शायद वो अच्छा नहीं बना था, तो यहां पर ध्यान देंगे। वृषण की बात हो रही है, अब ध्यान देंगे यहां पर। ये जो है, इधर ध्यान दो, ये जो मेरे पास वृषण पालिकाएं हैं, ये जो मैंने काला काला जो है जिसको मैं लेबल कर रहा हूं, ये काले काले हमको पता है क्या है बच्चों? ये वृषण पालिकाएं हैं या टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स हैं। क्या है बच्चों? इसे हमने कल देखा था, ये वृषण पाली हैं या जिसे अपन ने क्या कहा था अंग्रेजी में? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। सही बात है। और इन टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के भीतर ये भाई, ये जो टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के भीतर हैं ये कौन सी नलिकाएं हैं? शुक्र जनन नलिकाएं हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है डायग्राम? ये मैंने काले काले जो बनाए हैं ये क्या है बच्चों? काले काले जो हैं वो तो क्या है? वृषण पाली है। टेस्टिक्युलर लोब्यूल कल अपन ने देखा था, सही। और उसके भीतर जो कुंडलित नलिकाएं हैं ये रेड में बनाई है मैंने। ये जो कुंडलित नलिकाएं हैं, इन कुंडलित नलिकाओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? शुक्र जनन नलिकाएं। सही बात, सेमिनिफेरस नलिकाएं। अब ध्यान देंगे, अब आगे चलो। अब आगे चलकर ये संरचनाएं देखो, ये वाली संरचना है, इसे हम कहते हैं रेटेटेस्टिस या इसे हम हिंदी में कहते हैं वृषण जालिका। ठीक है बच्चों, देखो क्या बात की थी, वापस मेरी तरफ देखना, अभी डायग्राम मत देखो, सुन लो। वृषण की संरचना पढ़ रहे हैं, ये पूरा वृषण। वृषण के भीतर संरचनात्मक इकाई पड़ी, ये संरचनात्मक इकाइयां 1 2 3 4 5 6 7 बना रखी हैं, होती 200 से 250 हैं। वृषण पालिका या टेस्टिक्युलर लोब्यूल। इसके भीतर क्या है? इसके भीतर कुंडलित नलिकाएं हैं, शुक्र जनन नलिकाएं, जो हम देख चुके हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर 2 कोशिकाएं और शुक्र जनन नलिका के बाहर 1 कोशिका लेडिक कोशिकाएं हैं, ये मैंने बता दिया।
अब आगे चल रहे हैं, शुक्र जनन नलिकाओं से आगे करो तो देखो ये पूरी एक जालीदार संरचना है ना बच्चों। ये देखो, ये जो पूरी जालीदार संरचना है इसे मैंने क्या कहा, रेटेटेस्टिस या वृषण जालिका। क्या कहा बच्चों, वृषण जालिका या रेटेटेस्टिस है। और रेटेटेस्टिस के आगे की तरफ ये देखो, ये संरचना जो रेटेटेस्टिस के आगे निकल रही है नलिकाएं, ये कौन सी नलिकाएं हैं, ये है वाजा एफरेंशिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं समवेग। अबे तेरी, ये क्या हो गया यार। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड, क्या चला गया। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं बच्चों, क्या बनाया था मैंने। ये डायग्राम चला गया है। मैं यहां पर वृषण की संरचना या टेस्टिस की संरचना बता रहा हूं आपको। क्या बताया, इधर ध्यान देंगे, बिल्कुल सही। ये जो है ये तो अपन ने देख लिया, कौन सी नलिकाएं हैं बच्चों, शुक्र जनन नलिकाएं हैं। कौन सी नलिकाएं हैं, शुक्र जनन नलिकाएं हैं, सही बात है। फिर मैंने आपको ये संरचना बताई, कौन सी वाली, ये जालीदार संरचना, इसे हमने कह दिया रेटेटेस्टिस, यानी इसे मैंने क्या कह दिया बच्चों, वृषण जालिका। सही बात है। वृषण जालिका के आगे की तरफ ये लाइन जो जा रही है, ये जो नलिकाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वाजा एफरेंशिया। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वाजा एफरेंशिया, या इन्हें हम कहते हैं समवेग। ठीक है, तो ध्यान देंगे भाई। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्या कह रहा हूं मैं। शुक्र जनन नलिकाएं थी वृषण में, शुक्र जनन नलिकाएं से नलिकाएं आगे चलती हैं। आगे एक और होती है ट्यूबुलाइ रेक्टी। ट्यूबुलाइ रेक्टी आप याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको याद क्या रखना है, शुक्र जनन नलिकाओं के आगे कौन सी नलिकाएं आएंगी, रेटेटेस्टिस, जिसे क्या कहेंगे, वृषण जालिका, और उसके आगे क्या आएंगी, वाजा एफरेंशिया। और उसके बाद देखो, उसके बाद ये संरचना देखो, ये गुच्छे वाली ये संरचना जो है इसे कहते हैं एपिडाइडमिस या अधिवृषण। ठीक है बच्चों, क्या संरचना बनाई है, मेरे को ध्यान दो। मेरे पास एक क्रम है, त्रिलोक जी बिल्कुल ट्यूबुलाइ रेक्टी होता है, ट्यूबुलाइ रेक्टी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब सुन लो क्या मतलब है। क्रम आपको ध्यान में रखना है, क्या बता रहा हूं मैं, एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब देखो क्रम कैसा ध्यान में रखना है। आपके पास वृषण के भीतर कौन सी नलिकाएं हैं, शुक्र जनन नलिकाएं हैं। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, ये शुक्र जनन नलिकाएं हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के बाद, शुक्र जनन नलिकाओं के बाद याद रखना है एक नलिका आती है ट्यूबुलाइ रेक्टी। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, एक सेकेंड। ट्यूबुलाइ रेक्टी के बाद आती है जिसे मैंने अभी आपने कहा रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस को अपन ने क्या कहा है, वृषण जालिका। और उसके बाद क्या आ रही है, वाजा एफरेंशिया। सही है बच्चों, ये क्रम बता रहा हूं इसलिए इंपॉर्टेंट है। सुनो इधर, क्या संरचना बनाई, वृषण के भीतर की बात हो रही है। वृषण के भीतर जो नलिकाएं हैं वो बता रहा हूं। क्या है भाई,
चालू कहां से हुए? शुक्र जनन नलिकाओं से। शुक्र जनन नलिका से मैंने क्या बनाया? टिब्यूलाई रेक्टी। ये इसके आगे मैंने क्या किया है? मैंने एक स्टार बनाया है। मैंने टिब्यूलाई रेक्टी के आगे क्या बनाया है बच्चों? स्टार। क्योंकि ये स्टार टिब्यूलाई रेक्टी, आप याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। टिब्यूलाई रेक्टी आप याद रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं बनता, ठीक है। फिर ट्यूबुलाई रेक्टी के बाद मैंने कौन सी संरचना बताई आपको? रेटेटेस्टिस, या जिसे कहते हैं वृषण जालिका। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? वृषण जालिका। और वृषण जालिका के आगे की तरफ, उससे आगे कौन सी नलिकाएं निकल रही हैं? वाजा एफरेंशिया, ठीक है। साक्षी जी, ट्यूनिका प्रोप्रिया में आगे बताऊंगा जब मैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया बताऊंगा, अभी यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो, ये सारी नलिकाएं जो मैंने बनाई हैं, ठीक है बच्चों, ये सारी नलिकाएं कहां से लेकर कहां तक? शुक्र जनन नलिकाओं से लेते हुए वाजा एफरेंशिया। सही बात है भाई, शुक्र जनन नलिकाओं से टिब्यूलाई रेक्टी, रेटेटेस्टिस और वाजा एफरेंशिया, ये सारी जो जनन नलिकाएं हैं, ये किसके भीतर हैं? वृषण के भीतर हैं। शुक्र जनन नलिकाओं से लेकर वाजा एफरेंशिया तक ये सारी जनन नलिकाएं किसके भीतर हैं? वृषण के भीतर हैं। इसलिए इन सभी को, ठीक है, इन सभी को क्या कहा जाता है बच्चों? सभी को अंतरा वृषण नलिकाएं कहा जाता है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है? इधर देखो भाई, वापस ये मैंने वृषण की संरचना है। वृषण की संरचना के भीतर, वृषण के संरचना के भीतर हम नलिकाओं की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी नलिकाओं की बात कर रहे हैं? हमने शुरुआत की शुक्र जनन नलिका से। हमने प्रारंभ कहां से किया? शुक्र जनन नलिकाएं से। शुक्र जनन नलिका से कहां पर पहुंचे? टिब्यूलाई रेक्टी। मैंने कहा यह महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद कौन सी नलिका पहुंची? वृषण जालिकाएं, जिसे रेटेटेस्टिस कहते हैं। और उसके बाद कौन सी नलिकाएं अपन ने बना दी? वाजा एफरेंशिया। तो शुक्र जनन नलिकाओं से लेकर वाजा एफरेंशिया, है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, हां, अब ध्यान दो, ये मेरे पास शुक्र जनन नलिकाओं से लेकर कौन सा भाग है? यहां तक देखो, वाजा एफरेंशिया तक। ये सारी संरचनाएं किसके भीतर हैं? वृषण के भीतर हैं। तो शुक्र जनन नलिकाओं से लेकर वाजा एफरेंशिया तक ये सारी नलिकाएं वृषण के भीतर पाई जाती हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंतरा वृषण नलिकाएं कहते हैं। एफेरेंट डक्ट्यूल्स यही तो हैं बच्चों। वाजा एफरेंशिया जो है उसी को एफेरेंट डक्ट्यूल्स कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज? तो शुक्र जनन नलिकाओं से लेकर वाजा एफरेंशिया यानी एफेरेंट डक्ट्यूल्स तक की संरचना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अंतरा वृषण नलिकाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर चीज? तो इधर ध्यान देंगे, वापस लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कौन सी नलिकाएं से अपन ने प्रारंभ किया? यहां पर ध्यान देंगे, शुक्र जनन नलिकाएं, इसके बाद टिब्यूलाई रेक्टी, इसके बाद वृषण जालिका, और उसके बाद वाजा एफरेंशिया। इसको आप वाजा एफरेंशिया भी कह सकते हो, एफरेंट नलिका भी कह सकते हो। सही बात। ये पूरी संरचना जो है,
ये पूरी संरचना किसके भीतर, ये सारी नलिकाएं किसके भीतर पाई जाती हैं? ये सभी नलिकाएं जो हैं वो किसके भीतर पाई जाती हैं? वृषण के भीतर उपस्थित हैं। और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अंतरा वृषण नलिकाएं। ठीक है बच्चों, इसे ही क्या कहते हैं? अंतरा वृषण नलिकाएं। सही बात है। तो शुक्र जनन नलिका से लेकर एफेरेंट नलिका तक की संरचनाएं वृषण के भीतर है, इसलिए इसे अंतरा वृषण नलिकाएं कहती हैं। ठीक है, अब सुनो, अब इधर मेरी बात सुनो। अब इस संरचना को देखो। इस संरचना में सबसे पहले, अब मैं आपके कमेंट्स देखूंगा, इस संरचना में मुझे बताओ कौन सी ऐसी नलिका है, कौन सी ऐसी पहली नलिका है जो वृषण के बाहर है? इस डायग्राम में देखो कौन सी वो संरचना है या कौन सी वो नलिका है जो किसके बाहर है? जो वृषण के बाहर है। ठीक है, पहली चीज, पहली नलिका का नाम बताओ जो वृषण से बाहर पाई जाती है। पहली ऐसी नलिका या ट्यूब्यूल की बात बताओ जो किसके बाहर पाई जाती है बच्चों? वृषण के या टेस्टिस के बाहर पाई जाएगी। बताएंगे तो? सबसे पहली नलिका, बिल्कुल सही दीक्षा जी। अब जवाब आ रहे हैं मेरे पास, बहुत अच्छा बच्चों, शाबाश। पीयूष जी आपने गलत बताया है जवाब। बिल्कुल, कौन सी है? ये रही अधिवृषण या एपिडाइडमिस। बिल्कुल, सबसे पहली नलिका जो वृषण के बाहर मिलती है वो कौन सी है? अधिवृषण या एपिडाइडमिस। सही बात है बच्चों, बिल्कुल। तो यहां पर ध्यान देंगे तो पहली नलिका, बिल्कुल सही, पहली जनन नलिका जो वृषण के बाहर मिलेगी, बिल्कुल सही, वो कौन सी होती है? एपिडाइडमिस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिवृषण। सही बात बच्चों, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृषण या एपिडाइडमिस। सही बात, बिल्कुल। अब देखो, ये जो एपिडाइडमिस है, ठीक है बच्चों, इस एपिडाइडमिस के, इधर ध्यान देंगे, नेक्स्ट बिंदु, बिल्कुल सही। ये जो एपिडाइडमिस है इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन से होते हैं? सिर, मुख्य काय और पूंछ। ठीक है, सिर को कहते हैं कैपुट, मुख्य काय को कहते हैं कॉर्पस और पूंछ को कहते हैं कॉडा। ठीक है बच्चों, आ जाओ, क्या बात हो रही है। सबसे पहली चीज बता रहा हूं मैं, हम वृषण के बाहर, वृषण के बाहर सबसे पहली जनन नलिका कौन सी है? एपिडाइडमिस। ये तो हमको मालूम चल गया, वृषण के बाहर सबसे पहली जनन नलिका एपिडाइडमिस या अधिवृषण है। अब इस अधिवृषण के 3 भाग हैं, सर, मुख्य काय और पूंछ। सबसे ऊपर कौन सा भाग होगा? सर, जिसे कहेंगे कैपुट। मध्य भाग जो है उसे कहेंगे कॉर्पस, और पीछे वाला, नीचे वाला जो है उसे क्या कहेंगे? कॉडा। ठीक है, तो एपिडाइडमिस के 3 भाग हैं। यहां पे बनाऊं, इधर देखो। ठीक है, 1 मिनट ध्यान देंगे। अब यहां तो मैंने ये संरचना बना दी है, 1 सेकेंड।
ठीक है, अब एक मिनट ध्यान देंगे। अगर हम ये किसकी संरचना बना रहे हैं, इधर ध्यान देंगे। ये मेरे पास वृषण है, ठीक है, ये तो मेरे पास वृषण है। तो ये संरचना क्या हो गई? ये संरचना जो है वो एपिडाइडमिस है, अगर मैंने बनाई। कौन सी भाग बनाई बच्चों मैंने? अधिवृषण। अधिवृषण का ये वाला भाग जो है सिर, या जिसे कहते हैं कैपूट, सही भाग है। ये मध्य काय है, मध्य काय, इसे क्या कहेंगे? कॉर्पस। और ये पूंछ वाला भाग है जिसे क्या कहेंगे? कौडा। ठीक है बच्चों, क्या किया मैंने भाई? अपने वृषण के बाहर पहली नलिका कौन सी है? एपिडाइडमिस। पहली नलिका कौन सी है बच्चों? अधिवृषण। उसके 3 भाग हैं, सिर, मध्यकाय और पूंछ। सही बात। अब सुन लो, अब ये जो एपिडाइडमिस या अधिवृषण क्या करती है? ठीक है, अधिवृषण के कार्य पता होने चाहिए। 2 प्रमुख कार्य याद रखना। एक तो शुक्राणु को गतिशीलता, ठीक है बच्चों, शुक्राणु को गतिशीलता कहां पर मिलती है? अधिवृषण में मिलती है। और कुछ समय के लिए शुक्राणु संचित यानी स्टोर भी कहां होते हैं? एपिडाइडमिस में। तो कुछ समय के लिए शुक्राणु यहां पर संचित या स्टोर संग्रहित रहते हैं, उनका कुछ परिपक्वन होता है और उनमें गतिशीलता भी प्रदान होती है। तो क्या ध्यान में रखना है? किसके कार्य ध्यान देंगे। अब मैं किसके कार्य बता रहा हूं बच्चों? अधिवृषण या एपिडाइडमिस के कार्य। ठीक है, तो एपिडाइडमिस के कार्य क्या मिलेंगे आपको? सबसे पहले यहां पर शुक्राणु को गतिशीलता प्राप्त होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्वेश्चन आता है कि शुक्राणु को गतिशीलता किस भाग में प्राप्त होती है? तो शुक्राणु को गतिशीलता किस भाग में प्राप्त होती है बच्चों? अधिवृषण में। और दूसरा आपको पता होना चाहिए, अस्थायी रूप से शुक्राणु जो है वो संग्रहित भी रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 2 कार्य हैं जो आपको क्या याद रखने हैं? अधिवृषण के। अधिवृषण या एपिडाइडमिस के 2 प्रमुख कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं? पहला कार्य है कि यहां पर शुक्राणुओं को गतिशीलता प्राप्त होगी, और दूसरा अस्थायी रूप से शुक्राणु क्या होंगे? संग्रहित रहेंगे। तो अस्थायी रूप से शुक्राणु संग्रहित रहते हैं और शुक्राणु को क्या प्राप्त होती है? गतिशीलता। किसमें? अधिवृषण में प्राप्त होगी। सही बात है बच्चों, क्लियर? अब आ जाओ आगे। अब देखो भाई, ये डायग्राम ध्यान देंगे, हिंदी में मैं लिख दूंगा। अब एक एक करके मैं समझा रहा हूं, ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, अब एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब इधर ध्यान देंगे, क्या मतलब है? इधर देखो, ये संरचना टेस्टिस, मतलब ये संरचना तो वृषण की है, दे ही रखी है। फिर देखो, वृषण से ये संरचना जो निकल रही है ये अधिवृषण है, एपिडाइडमिस। ये तो अपन देख ही चुके हैं। वृषण के भीतर की संरचना हम देख चुके हैं, वृषण के भीतर की सारी जनन नलिकाएं अपन देख चुके हैं। वृषण के बाहर पहली जो नलिका निकलेगी वो भी अपन ने देख ली, अधिवृषण। अब अधिवृषण से जो नलिका ऊपर की ओर निकल रही है, ये देखो, वृषण से यानी अधिवृषण से, ये रही अधिवृषण से जो नलिका ऊपर की ओर निकल रही है, ये, इसे ही हम क्या कहते हैं? वाजा डेफरेंस। इसे हम, एक सेकेंड,
क्या कहते हैं बच्चों, मेरे पास जगह यहां पर, इसी को कहते हैं वाजा डेफरेंस, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शुक्र वाहिनी, है ना भाई। तो देखो अधिवृषण से, सुन लो, अधिवृषण से जो नलिका निकल रही है और ऊपर की ओर जा रही है ना, अधिवृषण से जो नलिका ऊपर की ओर जा रही है, ये रही, यहां पर लिख रहा हूं, इसे ही अपन क्या कहते हैं, इसे ही मैं वाजा डेफरेंस कह सकता हूं, या इसे मैं शुक्र वाहिनी कह सकता हूं। सही बात, क्लियर हो गई बिल्कुल चीज। अब देखो ये शुक्र वाहिनी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी मतलब उदरीय गुहा तक जाएगी, ठीक है। तो आपके पास बच्चों में शुक्राणु जनन कब बनेंगे वो मैं आगे बताऊंगा बच्चों, ठीक है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, यहां ध्यान देंगे। तो अधिवृषण से ऊपर की ओर जो नलिका जा रही है वो कौन सी हो गई बच्चों, शुक्र वाहिनी या वाजा डेफरेंस। सही बात है। ये कहां पे गई, ये उदरीय गुहा में गई, ठीक है। अब ये जो संरचना है, देखो ये संरचना तो आपके पास क्या है बच्चों, मूत्राशय। ये कौन सी संरचना है, मूत्राशय। ये जो गोल बना रखा है गोला, ये गोला क्या है, मूत्राशय है। सही बात। तो अब देखो एक सेकेंड, तो ये अपने पास नलिकाएं कौन सी हो गई, ठीक है बच्चों, इधर ध्यान देंगे। क्या हुई आपके पास, अब मैं यहां से क्या चल रहा हूं, अंतरावृषण नलिका। अंतरावृषण नलिकाएं तक अपन ने पढ़ लिया था। उससे बाद कौन सी नलिका आएगी, उसके बाद अभी अपन ने देखा अधिवृषण नलिका आएगी या एपिडाइडमिस। सही बात। अंतरावृषण नलिका से कौन सी नलिका आ गई बच्चों, अधिवृषण या एपिडाइडमिस। और एपिडाइडमिस का कार्य अपन ने देख ही लिया था बच्चों, क्या है, शुक्राणु को गतिशीलता प्राप्त होती है और वो अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। इस अधिवृषण से अब कहां जाएंगे, वाजा डेफरेंस। और वाजा डेफरेंस को अपन ने हिंदी में क्या कहा है बच्चों, शुक्र वाहिनी। क्या कहा है, शुक्र वाहिनी। यहां तक क्लियर है। अब देखो शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी आगे चलकर किसमें खुलेगी बच्चों, स्खलन नलिका में। किसमें खुलेगी, स्खलन नलिका, या जिसको हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। यहां पर मैं बना दूं, कहां पर स्खलन नलिका, इधर। यहां पर जो संरचना है इधर, यहां पर आपको क्या मिलेगी, स्खलन नलिका। क्या मिलेगी बच्चों, स्खलन नलिका या इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो क्रम याद रखना है आपको। अंतरावृषण नलिकाएं जो वृषण के भीतर थी, कौन कौन सी, सेमिनिफेरस नलिका से लेकर वाजा एफ्रेंशिया तक, उसके बाद अधिवृषण, ठीक है। अधिवृषण से शुक्र वाहिनी जो ऊपर की ओर गई, फिर वो किसमें खुलेगी, स्खलन नलिका, और स्खलन नलिका से आगे क्या आएगा, मूत्र मार्ग जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा, और आगे अपन को पता है शीशन, या जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य जननांग पेनिस, ठीक है। ये पेनिस है, इसे ही हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, शीशन, ठीक है। तो क्रम सुन लो भाई क्या क्या है। अभी मैंने ग्रंथियां नहीं बताई हैं, मैंने सिर्फ नलिकाएं बताई हैं। मेरी बात सुनो, जब मैंने आपको नर जनन तंत्र की बात की थी, तो नर जनन तंत्र में मैंने आपसे कहा था 4 संरचनाएं होंगी। हम पहले नर जनन तंत्र समझ रहे हैं। पहली संरचना थी वृषण, जो प्राथमिक लैंगिक अंग थे, अपन ने वृषण पढ़ लिया। फिर मैंने आपसे कहा था दूसरा मैंने आपसे कहा था इसमें सहायक जनन नलिकाएं होंगी। तो वो सहायक जनन नलिकाएं हैं, ये रही।
सहायक जनन नलिकाएं जो वृषण के भीतर पाई जाती हैं उन्हें कहेंगे अंतरावृषण नलिकाएं। उसके बाद अधिवृषण, अधिवृषण से शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी से स्खलन नलिका, स्खलन नलिका से मूत्र मार्ग और फिर शीशन। ये सारी जनन नलिकाएं हैं। सही बात। तो जनन नलिकाओं का क्रम पूछ सकते हैं, जनन नलिकाएं पूछ सकते हैं कौन सी जनन नलिका वृषण के भीतर होगी, कौन सी जनन नलिका वृषण के बाहर होगी। याद रखना, कौन सी नलिका वृषण के भीतर होगी, कौन कौन सी जनन नलिकाएं वृषण के भीतर होंगी। शुक्र जनन नलिकाएं होंगी, टिब्यूलाe रेक्टी होगी, वृषण जालिका होगी और वाजा एफरेंशिया होगी। सही। कौन कौन सी जनन नलिका वृषण के बाहर होगी? ये रही अधिवृषण, अधिवृषण के बाद शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के बाद स्खलन नलिका। सही बात। अब ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? पक्का। अब तीसरी संरचना क्या हो गई? तीसरी संरचना हो गई हमारे पास जनन ग्रंथियां। ठीक है, तीसरी संरचना क्या हो गई बच्चों? मानव में या नर या पुरुषों में जनन ग्रंथियां। 3 जनन ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी जनन ग्रंथियां अपन पढ़ेंगे ये अभी मैं लिख देता हूं। सेमिनल वेसाइकल, जिसे मैं कहता हूं शुक्राशय। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ध्यान देंगे भाई। अब मैं बना रहा हूं इधर, यहां पर अब मैं बना रहा हूं मानव में जनन ग्रंथियां। है ना बच्चों? क्या बना रहा हूं मैं? मानव में जनन ग्रंथियां। मानव में 3 जनन ग्रंथियां होंगी। क्या क्या? एक जोड़े शुक्राशय। शुक्राशय को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेमिनल वेसाइकल। ठीक है। एक जोड़े क्या होते हैं? शुक्राशय, जिसे क्या कहेंगे? सेमिनल वेसाइकल। दूसरा एकल प्रोस्टेट ग्रंथि। एकल क्या होती है बच्चों? प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरा होता है एक जोड़े बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथियां। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। क्या बात हो रही है? मानव में जनन ग्रंथियों की बात हो रही है। मानव में जनन ग्रंथियां 3 प्रकार की हैं। कितनी जनन ग्रंथियां मानव में हैं? 3 प्रकार की। एक जोड़े शुक्राशय, शुक्राशय जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेसाइकल। केवल एक ही होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। एक ही क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरा एक जोड़े बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल को एक और नाम से जाना जाता है काउपर ग्रंथियां। है ना? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों को ही क्या कहते हैं? काउपर ग्रंथियां कहते हैं। कहां कहां पर है ये देखो डायग्राम में। डायग्राम में ध्यान देंगे भाई, इधर आ जाओ। हां, इधर देखेंगे। ये रहे आपके पास ये जो संरचना है, एक और ये जोड़े। ये एक जोड़े आपके पास क्या हो गए? शुक्राशय, ये जनन ग्रंथि। फिर ये देखो, ये एक क्या हो गई? प्रोस्टेट ग्रंथि। और उसके नीचे ये जो एक जोड़े हैं, ये एक जोड़े किसके हो गए? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया? सुनो, आ जाओ। आपके पास मानव में जनन ग्रंथियां कितनी हो गई? 3 प्रकार की हो गई। पहले तो एक जोड़े शुक्राशय, फिर एकल प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि एक ही है, याद रखना, प्रोस्टेट ग्रंथि एक ही है। और एक जोड़े किसके हैं? बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथियां। अब ये 3 प्रकार की जनन ग्रंथियां तो हैं। ये तीनों प्रकार की जनन ग्रंथियां क्या करती हैं? है ना? अब सवाल रहता है कि सर ये तीनों जनन ग्रंथियां क्या करती हैं? तो अब देखो,
तो मानव में आपको ध्यान में रखना है, मैंने यहां पर लिख लिया कौन कौन सी है हमारे पास। शुक्राशय, शुक्राशय को मैंने अंग्रेजी में कह दिया सेमिनल वेसाइकल। उसके बाद मेरे पास प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरी मेरे पास काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, ये 3 जनन ग्रंथियां हैं। अब ये तीनों जनन ग्रंथियां क्या करेंगी बच्चों, एक द्रव्य का स्त्रावन करेंगी। तीनों क्या करेंगी, स्त्रावन करती हैं। किसका स्त्रावन करती हैं बच्चों, एक द्रव्य का जिसे कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, किसका स्त्रावन करती है, सेमिनल प्लाज्मा का स्त्रावन करती है, सेमिनल प्लाज्मा। तो कार्य की बात हो रही है 3 तरह की, सुन लो, 3 तरह की मानव में, और वो भी किसमें, नर में। तो नर में 3 जनन ग्रंथियां हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तीनों ग्रंथियों का स्त्रावन क्या कहलाता है, सेमिनल प्लाज्मा। तीनों का क्या कहलाएगा स्त्रावन बच्चों, सेमिनल प्लाज्मा। क्या है इसमें, क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा फ्रक्टोज शर्करा। ठीक है बच्चों, याद है फ्रक्टोज शर्करा, मैंने कहा था जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स हम हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आएगा। बताओ तो फ्रक्टोज कितने कार्बन की शर्करा है, कोई बताएगा। फ्रक्टोज शर्करा इसमें होगी, सिट्रिक अम्ल इसमें होगा, ठीक है, और कई प्रकार की अलग अलग एंजाइम्स पाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे क्या मतलब है भाई। अब मानव या नर की बात हो रही है। नर में 3 जनन ग्रंथियां हैं, 3 जनन ग्रंथियों के स्त्रावन को कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ये एक द्रव्य है, और इस 6 कार्बन 12 कार्बन, अभिषेक जी कहां से होगा, देवांग जी गलत, फ्रक्टोज 6 कार्बन शर्करा है, हेक्सोस। फ्रक्टोज 6 कार्बन की शर्करा थी और कीटोस था, याद है ना, एल्डोस था या कीटोस, कीटोस। तो आपको याद रखना है ये जो सेमिनल प्लाज्मा है, जो कौन मिलकर स्त्रावित कर रहे हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथियां, ये तीनों ग्रंथियों का स्त्रावन क्या कहलाएगा, सेमिनल प्लाज्मा। और इसमें आपको फ्रक्टोज शर्करा, सिट्रिक अम्ल और एंजाइम्स मिलेंगी अलग अलग विभिन्न प्रकार की। अब क्या याद रखना है इसमें, देखो आगे अभी अपन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। आगे अपन क्या पढ़ेंगे बच्चों, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। तो शुक्राणु को चलने के लिए या गतिशीलता है ना, शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा चाहिए। तो जो ऊर्जा का स्रोत यानी ईंधन के रूप में वो किसे यूज करेगा, फ्रक्टोज को। तो आप याद रखना फ्रक्टोज जो है वो किसके रूप में यूज होता है, ईंधन के रूप में, यानी ऊर्जा स्रोत के रूप में। नीट का सवाल है ये बच्चों, नीट का सवाल आता है कि शुक्राणु जो है, शुक्राणु को गतिशीलता के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किसकी आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा स्रोत के रूप में उसे किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, फ्रक्टोज की। उसको ऊर्जा कहां से मिलती है, फ्रक्टोज से। ग्रंथि का मतलब बेटा जो कोई स्त्रावन करे, अगर कोई भी उत्तक या अंग किसी चीज का स्त्रावन करता है तो उसे ग्रंथि या ग्लैंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ईंधन या ऊर्जा स्रोत के रूप में कौन इस्तेमाल होगा, फ्रक्टोज इस्तेमाल होगा। और एक और चीज याद रखना, इस द्रव्य का याद रखना, इस द्रव्य में
सर्वाधिक योगदान 60 से 70% योगदान। याद रखना बच्चों, जो सेमिनल प्लाज्मा है ना, सेमिनल प्लाज्मा किससे मिलकर बना है? बना तो इन तीनों ग्रंथियों के सम्मिलित स्त्रावन से है। तीनों ग्रंथियों का सम्मिलित स्त्रावन याद तो आपको रखना है कि इन तीनों ग्रंथियों का सम्मिलित स्त्रावन जो है वो सेमिनल प्लाज्मा है, लेकिन उसमें सर्वाधिक योगदान 60 से 70%, ठीक है, 60 से 70% योगदान किसका होगा? शुक्राशय का होगा। ठीक है भाई, तो आपको 60 से 70% योगदान किसका होगा बच्चों? शुक्राशय का होगा। ठीक है, पीएच का मान अभी बता रहा हूं, सब इधर ध्यान देंगे। अब देखो क्या बताया बच्चों अपन ने? अभी मैंने आपको बताया कि जो जनन ग्रंथियां हैं, है ना, ये जो जनन ग्रंथियां हैं, इनका सम्मिलित स्त्रावन क्या बताया अभी मैंने आपको? इनका सम्मिलित स्त्रावन मैंने आपसे कहा होता है सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, अब इस सेमिनल प्लाज्मा में अगर आप शुक्राणु जोड़ दो, ध्यान देंगे बच्चों, इस सेमिनल प्लाज्मा में अभी तक शुक्राणु नहीं था, अभी तक शुक्राणु नहीं था। इस सेमिनल प्लाज्मा में यदि मैं शुक्राणु जोड़ दूं, इसमें शुक्राणु सम्मिलित हो जाएं, तो उसे अपन कहते हैं सीमेन, या हिंदी में कहते हैं वीर्य। ठीक है बच्चों, तो क्या ध्यान में रखोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना भाई। सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा तो वो द्रव्य है जो जनन ग्रंथियों से सम्मिलित हो रहा है ना, और इसमें अपन को पता है मुख्य रूप से आपको याद रखना है फ्रक्टोज और सिट्रिक अम्ल। ये तो मुख्य आपको पता ही है, इसमें उपस्थित है सेमिनल प्लाज्मा में। इस सेमिनल प्लाज्मा में जब मैं शुक्राणु जोड़ दूं, जब मैं क्या जोड़ दूं? शुक्राणु जोड़ दूं, तो शुक्राणु के साथ मिलकर इसे क्या कहेंगे? सीमेन या वीर्य कहेंगे। तो वीर्य या सीमेन का मतलब ध्यान रखना बच्चों, केवल सेमिनल प्लाज्मा नहीं है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस शुक्राणु, सेमिनल प्लाज्मा प्लस शुक्राणु मिलाकर क्या कहलाएंगे? सीमेन या वीर्य कहलाएंगे। सही बात। अब देखो नेक्स्ट चीज, अब इस सीमेन की बात करते हैं या वीर्य की। सीमेन या वीर्य की बात कर रहा हूं, क्या ध्यान में रखना है? इसमें आपको सबसे पहले पीएच मान याद रखना है। इसका पीएच जो होता है वो 7.2 से 7.4, मतलब क्या होगा बच्चों? हल्का क्षारीय। ठीक है, सीमेन या वीर्य हमको पता है ना, सीमेन और वीर्य किससे बना हुआ है? वापस लिख देता हूं, ध्यान रहेगा, वो बना हुआ है सेमिनल प्लाज्मा और शुक्राणु से। ठीक है, तो सेमिनल प्लाज्मा और शुक्राणु दोनों सम्मिलित होकर ही क्या कहलाएंगे? वीर्य या सीमेन, और उसका पीएच क्या होगा? हल्का क्षारीय होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखेंगे, एक बार में यानी प्रतिस्खलन, है ना बच्चों, प्रतिस्खलन आपके पास 200 से 300 मिलियन शुक्राणु निकलेंगे एक बार में। याद रखना, एक बार में जो वीर्य निकलता है, सुन लो, एक बार में जितना वीर्य निकलता है, तो एक बार में प्रतिस्खलन कितने शुक्राणु शामिल होते हैं? 200 से 300 मिलियन। मिलियन आपको पता है ना, 10 लाख। मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान रहेगा,
1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, तो 200 से 300 मिलियन शुक्राणु जो हैं वो किससे निकलते हैं? एक बार में निकलते हैं। ठीक है, आयतन अगर आपको याद रखना हो तो 2 से 4 ml। ठीक है, एक बार में कितना वीर्य निकलता है? 2 से 4 ml निकलता है। ठीक है, अब सुन लो, जनन क्षमता के लिए इसमें याद क्या रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 नीट में सवाल भी आता है। जनन सक्षम के लिए, है ना, जनन सक्षम मतलब फर्टिलिटी के लिए कम से कम 60% शुक्राणु का आकार सामान्य होना चाहिए और 40% शुक्राणु गतिशील होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहा हूं। प्रतिस्खलन मतलब एक बार में वीर्य जब निकलता है तो उसमें कितने निकलते हैं शुक्राणु? 200 से 300 मिलियन शुक्राणु निकलते हैं। लेकिन अगर आपको जनन सक्षम, जिसे कहते हैं ना, एक जो पुरुष है वो फर्टाइल है या नहीं, या जिसे हम कहते हैं वो जनन सक्षम है या नहीं, तो वो किस पे निर्भर करेगा बच्चों? जो जनन सक्षम है उसके लिए आवश्यक बिंदु क्या है? कम से कम 60% शुक्राणु का आकार क्या होना चाहिए? सामान्य। और उसमें से 40% शुक्राणु क्या होने चाहिए? गतिशील। तो 60% शुक्राणु आकार में सामान्य होने चाहिए और 40% क्या होने चाहिए? गतिशील। यह जरूरी है एक पुरुष को फर्टाइल होने के लिए या जनन सक्षम होने के लिए। इससे कोई भी प्रतिशत अगर कम होगा तो वो पुरुष जनन सक्षम नहीं कहलाएगा, वो इनफर्टाइल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है बिल्कुल चीज? तो देखो भाई क्या क्या देखा अपन ने, 1 मिनट सुन लेना, मैं वापस शॉर्ट में बता रहा हूं। हमने नर जनन तंत्र की बात की है, मैंने आपको फिर बता दिया था नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में अपन ने क्या देखा? अपन ने पहला तो बात की वृषण की, है ना, अपन ने वृषण की बात की। वृषण क्या थे? प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन था? वृषण। उसकी संरचना देखी। फिर अपन ने दूसरी मैंने बात की थी आपके पास सहायक जनन नलिकाएं। बात की थी मैंने आपसे दूसरी सहायक जनन नलिकाएं। सहायक जनन नलिकाएं में अपन ने क्या देख लिया बच्चों? अंतरा वृषण नलिकाएं देखी जो वृषण के भीतर थी। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखी? उसके अलावा अपन ने एपिडाइडमिस देखा, उसके बाद अपन ने वाजा डेफरेंस देखा। ठीक है, और अपन ने फाइनली स्खलन नलिका देखी। ठीक है, तो ये अपन ने सारी जनन नलिकाएं देखी थी बच्चों। फिर अपन ने क्या देखा? फिर अपन ने तीसरा लक्षण देखा, जनन ग्रंथियां। क्या देखा बच्चों अपन ने? जनन ग्रंथियां देखी जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियों में अपन ने क्या क्या देख लिया बच्चों? अपन ने देखा शुक्राशय का जोड़ा। ठीक है, अपन ने और क्या देखा? प्रोस्टेट ग्रंथि। और अपन ने काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। सही बात है बच्चों, ये अपन ने सब देख लिया। वृषण, सहायक जनन नलिका और जनन ग्रंथियां अपन ने देख लिया। ठीक है, अब
आखिरी में अपने पास क्या आ जाता है बच्चों? बाह्य जननांग। ठीक है, आपको क्या आ जाता है? बाह्य जननांग, जिसे हम कहते हैं शीशन या पेनिस। ठीक है बच्चों, शीशन या पेनिस। क्या याद रखना है? इसमें 3 इरेक्टाइल उत्तक पाए जाते हैं। 3 इरेक्टाइल उत्तक का मतलब है जो इसको सीधा खड़े होने में मदद करते हैं। ठीक है, 3 इरेक्टाइल उत्तक या जिसे हम कहते हैं 3 उत्तेजक उत्तक पाए जाते हैं। कौन कौन से आपको ध्यान में रखने हैं? इसमें से 2 तो होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। दो क्या होते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इसकी हिंदी नहीं होती बेटा, इनको इंग्लिश में ही याद रखना है। और एक होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या है, हम बाह्य जननांग की बात कर रहे हैं। बाह्य जननांग क्या है? शीशन या पेनिस। उस पेनिस या शीशन में 3 इरेक्टाइल उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 3 इरेक्टाइल उत्तक, मतलब जो शीशन को सीधा खड़ा होने में मदद करते हैं। क्या होते हैं उसमें? 2 की संख्या में तो होंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक क्या होता है? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है बच्चों, इसकी अगर डायग्राम देखना हो, एक सेकेंड। तो अगर मैं इधर कैसे याद रखना है आपको, इसमें 2 तो ऐसे बड़े, ये 2 उत्तक हैं और ये एक, इन दोनों को अपन क्या कहते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, और ये जो होता है इसे क्या कहते हैं? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? एक जो होगा उसे कहेंगे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ये किस भाग में पाया जाता है? अधरीय भाग। और ये किस भाग में होते हैं? पृष्ठीय भाग। अधरीय और पृष्ठीय आपको पता है ना, ऊपर की तरफ जो भाग होता है उसे कहते हैं पृष्ठीय। नीचे की तरफ जो भाग होता है उसे कहते हैं अधरीय। ऊपर वाला भाग कौन सा है? पृष्ठीय। नीचे वाला भाग कौन सा है? अधरीय। सही बात है। अब इसमें एक चीज देखो, अब एक सेकेंड यहां पर। ठीक है बच्चों, अब देखो, ये आपके पास शीशन है। ये वाला जो भाग है, ओए तेरी शिट, हां इधर ध्यान देंगे। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग शीशन का फूला हुआ भाग है। ये वाला जो भाग है वो शीशन का क्या है? फूला हुआ भाग। तो शीशन का जो फूला हुआ भाग होता है ना बच्चों, शीशन का जो फूला हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस। ठीक है बच्चों, तो शीशन का जो फूला हुआ भाग है आगे वाला, उसे क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस कहते हैं। ठीक है, इसमें अब त्वचा की सतह होती है। इसमें जो त्वचा है, जो त्वचा का फोल्ड है, उस त्वचा के फोल्ड को हम कहते हैं प्रेप्यूस। और फाइनली आगे की तरफ जो छेद होता है, आगे की तरफ जो छेद होगा, उस छेद को हम क्या कहते हैं? पीनाइल मीटस। ठीक है, नाम बता रहा हूं, ध्यान रखना बच्चा, देख के ध्यान रखेंगे। क्या हो रहा है? शीशन की बात हो रही है। शीशन हमारे पास क्या है? बाह्य जननांग है। ठीक है, उसमें 3 प्रकार के उत्तेजक उत्तक हैं, 3 प्रकार के इरेक्टाइल टिश्यू हैं। 2 तो कौन से हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जिसे हम डोरिया शीशन कहते हैं, और एक आपके पास कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जिसे स्पंजाब पिंड कहते हैं।
तो ये 3 याद रखने हैं। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, जो आगे वाला फूला हुआ भाग है, शीशन का जो फूला हुआ भाग है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस। शीशन का फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा बच्चों, ग्लांस पेनिस कहलाएगा। अब उसके ऊपर त्वचा का फोल्ड होता है ना, स्किन का या त्वचा का फोल्ड होता है, उसे कहते हैं प्रेप्यूस। और फाइनली जो आगे का छेद होता है जिससे मूत्र और वीर्य का त्याग होता है, उस छेद को क्या कहते हैं, पीनाइल मीटस कहेंगे। ठीक है, तो आपको 1 मिनट क्या याद रखना है, बाह्य जननांग में, बाह्य जननांग में आपको याद रखना है शीशन में 3 इरेक्टाइल उत्तक हैं, जिसमें 2 पृष्ठीय भाग वाले कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक क्या है अधर्य भाग वाला स्पॉन्जियोसम। इसका फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस। ठीक है, फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा बच्चों, ग्लांस पेनिस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज। तो आज अपन ने नर जनन तंत्र पूरा देख लिया। ठीक है बच्चों, नर जनन तंत्र में अपन ने वृषण की संरचना देख ली, वृषण के बाद जनन नलिकाएं अपन ने देख ली, जनन नलिकाओं के अलावा जनन ग्रंथियां अपन ने देख ली, और फिर अपन ने अंत में बाह्य जननांग देख लिया। ठीक है, अब क्या है, सबसे प्रमुख चीज जो है वो कौन सी है, वो हम पढ़ेंगे अब युग्मक जनन में, शुक्राणु जनन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, शुक्राणु जनन, या जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है भाई, तो अब हम ध्यान देंगे किसकी बात हो रही है, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, अब क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज, ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है सबसे पहले कहां पर होगी, तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वृषण के भीतर शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज याद रखना, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहां पर होती है, वृषण में शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर। ठीक है बच्चों, तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, पहली चीज याद रखनी है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहां पर होगी बच्चों, वृषण में शुक्र जनन नलिकाओं के, ठीक है, शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, कब प्रारंभ होती है, तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया लैंगिक परिपक्वन आने के बाद, लैंगिक परिपक्वन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्यूबर्टी, है ना, लैंगिक परिपक्वन को हम इंग्लिश में कहते हैं प्यूबर्टी आने के बाद। तो प्रारंभ कब होती है, नेक्स्ट बिंदु, लैंगिक परिपक्वन, यानी जिसे हम कहते हैं प्यूबर्टी आने पर प्रारंभ होगी। ठीक है बच्चों, तो क्या ध्यान में रखना है, शुक्राणु जनन कहां पर होगा, होगा तो शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर होगा। दूसरा, कब प्रारंभ होगी ये प्रक्रिया लैंगिक परिपक्वन या प्यूबर्टी आने पर प्रारंभ होती है, उससे पहले नहीं। और तीसरी चीज, ठीक है, लगभग तीसरी चीज है, किन कोशिकाओं से प्रारंभ होती है, नर जनन कोशिकाओं से। ठीक है, जो नर जनन कोशिकाएं हैं, ठीक है, नर जनन कोशिकाएं क्या दर्शाती हैं, शुक्राणु जनन। हम देखेंगे इनमें मियोसिस होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उससे किसका निर्माण होगा, शुक्राणुओं का।
ठीक है, तो अब ध्यान देंगे क्या क्या है शुक्राणु जनन में। शुक्राणु की प्रक्रिया किसमें होगी मैंने बता दी, वृषण में जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं उनके भीतर होगी। दूसरा कब होगा, लैंगिक परिपक्वन आने पर। हर व्यक्तियों का लैंगिक परिपक्वन लगभग क्या है, 9 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में कभी भी आ सकता है। तो ये लैंगिक परिपक्वन आने पर प्रारंभ होगी। और कहन किन कोशिकाओं से प्रारंभ होगी बच्चा, नर जनन कोशिकाएं। लैंगिक परिपक्वन का मतलब है किशोर अवस्था, बिल्कुल सही चीज। अब एक चीज याद रखना, इसको तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे ही, शुक्राणु जनन, ठीक है। मेरा एक प्रश्न है आपसे, ध्यान देंगे। मेरा एक प्रश्न है कि अपन शल्य चिकित्सा के द्वारा, सुनना, शल्य चिकित्सा के द्वारा वृषण को हटा सकते हैं। बेटा त्रिलोक जी, इजैक्यूलेशन और एमिशन में कल बात करेंगे बेटा, जब अपन शुक्राणु बना लेंगे उसके बाद बात करेंगे इसकी, ठीक है, इजैक्यूलेशन और उसमें। अब ध्यान देंगे, मेरा प्रश्न है कि हम शल्य चिकित्सा के द्वारा किसको हटा सकते हैं बच्चों, शुक्राणुओं को, ठीक है। तो वृषण को, सॉरी, तो याद रखना यहां पर मैंने लिखा वृषण को शल्य तकनीक से हटाने पर की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑर्किडेक्टोमी, ठीक है। इसको हम ठीक है ना, याद रखना आप लोग। हम वृषण को जब शल्य तकनीक से हटा देते हैं तो शल्य तकनीक से हटा देने पर उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑर्किडेक्टोमी, ठीक है। वैजेक्टोमी नहीं दुष्यंत जी, वैजेक्टोमी अलग चीज है, ठीक है। ऑर्कियोपेक्सी वो था जब हम वृषण को स्क्रोटम में अवरोहित नीचे करवाते हैं। तो याद रखना, वृषण को जब हम शल्य तकनीक से हटाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑर्किडेक्टोमी, ठीक है। मेरा एक प्रश्न है, आप सोच के आना और कल मुझे बताना कि आप ऐसा कब करोगे, ठीक है ना। वृषण को हटाओगे, शल्य चिकित्सा के माध्यम से आप वृषण को कब हटाते हैं, ऑर्किडेक्टोमी कब करेंगे या क्यों करेंगे, ये आप मुझे सोच के आएंगे और पता करके आएंगे। हम इसको आगे कल डिस्कस करेंगे। और कल फिर हम डिटेल में कौन सी प्रक्रिया समझेंगे बच्चों, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया समझेंगे। कल डिटेल में हम देखेंगे कि शुक्राणुओं का निर्माण क्या होता है। कल हमारे पास बहुत सी नई तकनीक आएंगी जिसको हम क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन की प्रक्रिया, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है वो डिटेल में अपन कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। ऋषा जी ने पूछा है कैस्ट्रेशन क्या है, कल बताऊंगा बेटा। कैस्ट्रेशन, बंध्यता, इमैस्कुलेशन सब कल हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नसबंदी अलग चीज है, ये नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देंगे, आज कल फिर हम लोग आगे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पर पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों। अरे वाह, राम कुमार जी का जवाब आ भी गया है मेरे पास, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत है, बाकी फिर हम लोग इसको आगे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। अगर पीडीएफ नहीं आई है बच्चों, आज शाम को रिफ्रेश कर लेना, शाम को रिफ्रेश कर लोगे, कल की पीडीएफ और आज की पीडीएफ दोनों उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।